हरियाणा सरकार ने दोबारा से सीरो सर्वे करवाया है, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट पर तथा अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे राजीव अरोड़ा जी से। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के, स्वास्थ्य विभाग के। इनसे कई जानकारियां लेंगे अपने दर्शकों के लिए। सबसे पहले अरोड़ा जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। अरोड़ा जी, सीरो सर्वे दूसरे राउंड का कंप्लीट हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। अगर उसका अंकलन किया जाए तो कैसे करेंगे? देखो, जो अब आज सीरो सर्वे की रिपोर्ट हमने रिलीज़ की है, उसके मुताबिक हरियाणा में 14.8% पॉपुलेशन है, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जिसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। जो पहला हमारा सीरो सर्वे आया था उसमें 8.7% थी, अब 14.8 हैं। तो रफली इस 2 महीने में 6% और पॉपुलेशन जो है वो इसमें कवर हुई है। तो मैं तो इसका आकलन इसी हिसाब से करूंगा कि एक तरफ तो जहां तक हम ये सोच रहे थे कि शायद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसकी परसेंटेज आएगी, लेकिन इससे ये भी लगता है कि जो कंटेनमेंट मेजर्स जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा और बाकी सभी के द्वारा लिए गए हैं, उसका कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। इसलिए जो बहुत ज़्यादा एक वाइड स्प्रेड जो है वो इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम एक ये भी बात है कि 14.8% पॉपुलेशन अगर एंटीबॉडीज़ जिसमें डेवलप हुई हैं, उससे ये भी लगता है कि अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में भी पॉपुलेशन ऐसी है, ऑलमोस्ट 83.2%, जिसमें अभी तक ससेप्टेबिलिटी है, कल को वो ससेप्टेबल हो सकती हैं। तो इसलिए उससे हमें बहुत ज़्यादा जो है केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और हम अपना लोअर नहीं कर सकते गार्ड किसी भी तरह, जब तक कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ना निकल आए। अरोड़ा जी, परसेंटेज में तो 14.8% हो गया। अगर इसको संख्या में काउंट किया जाए तो हरियाणा की जनसंख्या के आधार पर कितने लोग इस वक्त एंटीबॉडी प्राप्त कर चुके हैं? रफली अबाउट 40 lakhs आप कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी करंट पॉपुलेशन है, अभी तक 2021 सेंसस तो नहीं हुआ, वो अबाउट 2.93 CR है, तो उसमें 43 lakhs आता है, और 2011 के मुताबिक ये 37 आता है। सो आई वुड से रफली 40 lakhs जो हैं वो इसमें कवर हो चुकी है। अरोड़ा जी, सीरो सर्वे को लेकर क्योंकि दो सर्वे हरियाणा में आप लोगों ने करवाए, क्या भविष्य में भी सीरो सर्वे रिपीट होंगे, और अगर होंगे तो कब कब होने की कितना टाइम गैप रहेगा? अ, ये सर्वे हमने ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद करवाया है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जब शुरू किया था तो एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स पे पीक चल रही थी, और उसके बाद जो फर्स्ट पीक जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आने वाली थी। तो इसलिए वो एक अपॉर्चुनिटी टाइम था उसको देखने का कि अक्टूबर में जब दोनों जगह कंपैरेटिवली केसेस कम हों तो क्या उसका एक्सटेंट है उसको देखें। अब हम देखते हैं कि 2 या 3 महीने के बाद दोबारा से जो थर्ड राउंड है उसको हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 महीने के बाद उसको करें। कोरोना जो एक बार कम होता नजर आ रहा था, अब कोरोना एकाएक फिर बढ़ता नजर आ रहा है। क्या कोरोना डे बाय डे दोबारा बढ़ने की तरफ बढ़ रहा है? हरियाणा में देखिए ऐसे है कि हरियाणा में जो शुरू से ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि जिस टाइम पे दिल्ली में केसेस बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, स्पेशली गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत में उसका इम्पैक्ट आता है। तो दिल्ली में जब फर्स्ट टाइम पीक आई थी उसके 2 ढाई हफ्ते के बाद जो पीकिंग है ये इन 3 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई थी। उसके बाद जब वहाँ पर केसेस कम हो गए तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में भी केसेस कम हो गए, और उसके बाद दोबारा से जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हमारे यहाँ पर केसेस बढ़ने शुरू हो गए। अब आज के दिन में ये है कि जो सेकंड सर्ज है दिल्ली में फिर से आ रही है, आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5,000 केसेस जो हैं वो दिल्ली में हो रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट दोबारा से जो सेकंड सर्ज का इम्पैक्ट है वो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और आसपास की जगह पे हो रहा है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर अभी भी जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो डबल डिजिट्स में है। वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इस टाइम पे केसेस नहीं हैं। वो अलग बात है कि मे बी 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद वहाँ पर भी हो सकता है सेकंड सर्ज आए। तो इसलिए हरियाणा में जो टिपिकली जो वायरस का बिहेवियर रहा है वो मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स का एक तरह रहा है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का एक सेपरेट तरीके से रहा है। अरोड़ा साहब, जो ये एरिया दिल्ली के आसपास के हैं, इनमें किस प्रकार से चौकसी, सतर्कता या कहा जाए कि कोविड-19 के रूल्स कंप्लाइंस करवाए जाएंगे, ताकि बहुत ज़्यादा यहाँ पीक पर ना जाए मामला? देखो ऐसे है कि अब तो ऑलमोस्ट 7 8 महीने हो गए, 6 7 महीने हो गए हैं, तो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स तय किए हुए हैं। उनको और मुस्तैदी से एनफोर्स करने की ज़रूरत है, जिसके लिए जो इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनको दोबारा से कह दिया गया है, और ख़ासकर फेस्टिवल सीज़न में तो पूरी स्टेट में ही
इस चीज़ की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो स्प्रेड ऑफ वायरस है वो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि इन दिनों में काफ़ी जो मूवमेंट है लोगों की होती है, और साथ ही साथ मैरिज सीज़न आ रहा है उसमें भी काफ़ी लोगों की मूवमेंट होती है। तो एक तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा जो है 3 हफ्ते की अब कैंपेन शुरू की है, सैम्पलिंग कैंपेन शुरू की है, कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स बनाए हैं जहां पर एवरी डे, जहां पर लोग खासकर मार्केट प्लेसेस में, दूसरी जगह पर जहां पर भी लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर सैंपल की सुविधा भी दी गई है, ताकि जो लोग के कहीं पर भी इकट्ठे होते हैं साथ ही साथ उनकी सैम्पलिंग भी कर दी जाए, और हम ये कोशिश करें कि डिटेक्ट कर सकें कि कहाँ कहाँ पर वायरस की प्रेवलेंस है। उसके अलावा जो बार बार हम बात करते हैं अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर की, चाहे वो डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो मास्क वेयरिंग हो, चाहे वो हैंड हाइजीन हो, चाहे वो गैदरिंग्स में बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना होने की बात हो, ये शुरू से हम एम्फसाइज करते आ रहे हैं और उसको रिपीटेडली जो है एम्फसाइज करते रहेंगे। अरोड़ा साहब, जिस प्रकार से कोविड-19 जैसे जैसे अनलॉक पीरियड लगातार बढ़ते गए, 5 तक पहुंचा मामला, तो लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, जैसा नज़र आ रहा है। भीड़ वैसे ही, चाहे बाजार हो, मॉल्स हो, या रैलियों में हो, या पब्लिक फंक्शनों में हो, तो इन पर शिकंजा कसने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि भय बिन प्रीत ना होए, तो इसके लिए क्या रास्ता है? देखिए, एनफोर्समेंट के लिए तो ये हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो मास्क वेयरिंग के लिए हम पुलिस को कहते हैं या लोकल बॉडीज़ को कहते हैं, वो अपना चालान भी काटते रहते हैं। लेकिन आपको थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें जो एक सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इसलिए बजाय दे कि पूरा टाइम इसका फेयर ही क्रिएट करते रहें, क्योंकि 6-7 महीने से लोग भी काफ़ी जो हैं एक इंडोर्स रह के और वो सब करके उनकी भी पहले से बहुत लोगों में इस एक तरह से वो हो जाती है, तो उनको निकलने की भी चाहत होती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मूवमेंट के साथ साथ अगर हम एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेते हैं तो उससे जो स्प्रेड है वो काफ़ी हद तक जो है उसको हम रोक सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इसमें। सो इसलिए इसके लिए जो बाकायदा नेशनल लेवल से स्टेट लेवल हर जगह जो है एक आईईसी कैंपेन चलाई जा रही है, जहाँ पे कि लोगों को बार बार इस चीज़ के बारे में दोबारा बताया जा रहा है कि आपको अपना जो किसी भी तरीके से अपनी केयरलेसनेस नहीं बरतनी है, और सारी प्रिकॉशंस जो है वो लेते रहना है, और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस प्रकार से विदेशों में देखने में आ रहा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, कुछ कंट्रीज और हैं, एकाएक वहाँ पर पीक की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ लॉकडाउन करने की स्थिति आई, तो ये स्थिति हमारे यहाँ ना आए, इन सब चीज़ों के लिए जनता को आप अवेयर तो कर ही रहे हैं, इसके लिए और क्या कदम आपके जहन में है? इसके अलावा यही है कि जैसे आपने भी कहा कि सिर्फ एक पब्लिसिटी कैंपेन से या अवेयरनेस कैंपेन से अगर उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत जो एनफोर्समेंट है, जो हम फाइन लगाते हैं, पनिशमेंट देते हैं फॉर नॉट वेयरिंग द मास्क, तो सारी चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा कारगर करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये है कि देखिए, जो बाकी कंट्रीज़ में आई वुड से कि बहुत जगह पे जिस लेवल की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी उस लेवल की प्रिकॉशंस नहीं ली गई हैं। उस हिसाब से तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में फिर भी लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, और कोशिश करते हैं कि जो एक प्रिकॉशंस हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि सेकंड सर्ज जो हम देख रहे हैं जो एनसीआर वगैरह के आसपास, उसमें एक चीज़ है कि नंबर्स तो काफ़ी हैं, लेकिन अभी भी जो कंपैरेटिवली जो फर्टिलिटी रेट है या क्रिटिकलिटी रेट है वो कंपैरेटिवली कम है। सो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले दिनों में हमें इस प्रकार का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा जहां पर दोबारा से कहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोकना पड़े या मूवमेंट को कम करना पड़े। उम्मीद करते हैं कि उसको ऐसी स्थिति नहीं आएगी। जो ये सेकंड सीरो सर्वे हुआ, इसका बेसिकली आधार क्या रहा, किन किन जगह पर किया गया, कितने लोगों से किया गया? इसका देखिए एक एलैबोरेट जो है पूरा जो सैम्पलिंग मेथडोलॉजी यूज़ करके इसका एक एलैबोरेट सिस्टम किया गया, जो हमने इस बार पीजीआई रोहतक के साथ किया। जो हमने फर्स्ट सर्वे किया था वो हमने पीजीआई चंडीगढ़ के साथ किया था, और इस बार हमने 720 सैंपल्स पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लिए हैं, और ऑल 22 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको किया गया है। 60% रूरल एरियाज़ में और 40% अर्बन एरिया से सैंपल लिए गए हैं, और बाकायदा उसमें भी आगे हमने पूरा एक पहले से एक सैम्पलिंग मेथडोलॉजी बनाई थी कि रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, उसमें पर सीएचसी पीएचसी कितने लेने हैं, पर सब सेंटर कितने लेने हैं, आउटसाइड दैट कितने लेने हैं। तो ये सारी की सारी मेथडोलॉजी को फॉलो करने के बाद ही ये सैम्पलिंग की गई, और कुल 16,500 सैंपल्स जो हैं इसमें लिए गए हैं। अरोड़ा साहब, क्योंकि होम डिपार्टमेंट आपके पास है, तीज त्योहारों का सीज़न है, तो इसमें क्योंकि पटाखे वगैरह
प्रदूषण भी फैलाएंगे, कई बीमारियों को न्योता भी देंगे। और जब धुआं या प्रदूषण की बात आती है तो वो फेफड़ों पर अटैक करता है, और कोरोना भी जैसा कि सुना है लंग्स पर ही अटैक करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या गाइडलाइंस है? देखिए, गाइडलाइंस ये है कि जो जनरली इसमें एक बहुत ही रेस्ट्रेंट रखने की ज़रूरत है। हर साल ही यही गाइडलाइंस होती हैं, उन्हीं को ही हम फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए डायल 112 उसका कार्य कैसे चल रहा है, वो कब तक आम पब्लिक को उसकी सुविधा मिलने की संभावना है? डायल 112 के ऊपर जो हमारा पुलिस विभाग है वो काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पीछे हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने उसका एक रिव्यू भी किया था, जिसमें कि विभाग के द्वारा ये कहा गया कि वो कोशिश करेंगे कि 30 दिसंबर 2020 तक उसको ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करें। तो उसमें काफ़ी जो है एक अलग अलग कड़ियाँ उसमें शामिल हैं। तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसको उन सबको जो बॉटलनेक्स हैं उनको दूर करें। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं जो कि मेरे पास हेल्थ डिपार्टमेंट में ही हैं, और साथ में जो हमारी फायर सर्विसेज हैं जो लोकल बॉडीज़ के पास हैं, उनको भी किस प्रकार से डायल 112 में इंटेग्रेट करना है, जिससे कि वो अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ 112 के भी पर्पज़ को सॉल्व करें, ताकि उसको हम और अधिक सुविधाएं जो हैं 112 के थ्रू दे सकें। उसके बारे में भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से कार्य चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि इसको वेल इन टाइम इसको स्टार्ट करें। अरोड़ा साहब, पुलिस कर्मचारी क्योंकि लगातार कोविड काल में ड्यूटियां देते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर से उन पर जो प्रेशर है, सारी चीज़ें, उनकी छुट्टियों को लेकर किस प्रकार की रणनीति तैयार की जाएगी ताकि उन्हें रेस्ट भी मिल सके? देखिए, जनरली ये है कि जहाँ पर भी मैं कहूँगा सभी सरकारी कर्मचारी जो हैं वो फिजिकली सभी दफ्तरों में आते रहे हैं। ऑफ कोर्स जो पुलिस के अधिकारी हैं, हेल्थ के वर्कर्स हैं, इवन लोकल बॉडीज़ के बहुत सारे वर्कर्स हैं, इनको हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की कैटेगरी में मानते हैं। एक तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू से ही एक मेंटल हेल्थ लाइन भी चला रहे हैं, ताकि अगर लोगों को कहीं भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका निवारण कर सकें। और साथ ही साथ हमने एक ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश की है कि जो सारे हमारे जो मेन ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ पर भी हम अलग अलग इस प्रकार के जो हैं शिविर लगाएं, जहाँ पर के लोगों को एक मेंटल हेल्थ के बारे में उसकी अवेयरनेस जनरेट कर सकें और लोगों को उसके लिए प्रेरित कर सके कि किस प्रकार से उसमें से बाहर आना है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसके बारे में भी अलग अलग जो है, नॉर्मली जो पुलिस विभाग है वो सचेत है इस बारे में कि किस प्रकार लोगों की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को हमेशा ठीक रखने के लिए कोशिश की जाती है। अरोड़ा साहब, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो निसंदेह वायरल है, मलेरिया है, डेंगू है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ती हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हॉस्पिटल्स में क्या आम लोगों के लिए ओपीडीज, ये सब चीज़ें, ऑपरेशन थिएटर जिनके पुराने ऑपरेशन पेंडिंग पड़े हैं, ये सब चीज़ें, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, हमने हरियाणा में इनफैक्ट बहुत सारे हॉस्पिटल्स में तो हमने जो बहुत सारी मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज हैं उनको कभी भी बंद नहीं किया था। अगर कोई चीज़ पोस्टपोन की गई थी तो सिर्फ एक ही चीज़ पोस्टपोन की गई थी कि जो एक प्रोसीजर्स या सर्जरीज जो हैं इलेक्टिव कैटेगरी में आती हैं, कि जिसमें कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, उसको महीना या 2 महीने के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन अब हरियाणा के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो भी सारी जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। सारी ओपीडी सर्विसेज खोल दी गई हैं, सारी इलेक्टिव सर्जरीज भी स्टार्ट कर दी गई हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने पिछले 6-7 महीने में जो हमारे जो मेडिकल प्रोफेशन के लोगों ने एक महारत हासिल की है कि किस प्रकार से हॉस्पिटल्स में कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स को अलग अलग रख के और उनको किस प्रकार से एक डिफरेंट सेगमेंट्स में रख के ये सारी सर्विसेज को चलाना है, तो वो हम चला रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे उसको चलाते रहें। अरोड़ा साहब, इस चुनौती के दौर के अंदर आपके स्वास्थ्य विभाग को स्कॉच अवार्ड मिला है, वो क्या है बेसिकली, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, देखिए, ये तो एक बेसिकली एक अलग से कोई फाउंडेशन है जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमारे हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा भी जो कोविड मैनेजमेंट के लिए इस पर अप्लाई किया गया था, तो उनका काफ़ी एलेबोरेट प्रोसेस है, 3-4 स्टेजेस का उनका प्रोसेस है। और हर स्टेज पे उनकी प्रेजेंटेशन, वोटिंग और सब चीज़ें होती हैं, पैनल डिस्कशंस होती हैं। तो फाइनली जो कार्य सभी जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार पे, ज़िला स्तर पर और हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट, इन सभी के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर, एसपीज, पुलिस कमिश्नर, इन सब के द्वारा जो किया गया कार्य है वो उसी की एक रिफ्लेक्शन है कि जो हरियाणा को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है।
धन्यवाद राजीव अरोड़ा जी। तो ये हैं राजीव अरोड़ा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, होम डिपार्टमेंट के। सीरो सर्वे के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से सेकंड सीरो सर्वे में क्या मापदंड रहे। इसके अलावा जो इनकी टीम पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की है, उसको ये खुले मन से उनकी सराहना करते हैं कि उनके सार्थक प्रयास हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं हरियाणा में कोविड-19 की चुनौती को अच्छे तरीके से स्वीकार किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए भी इनका विभाग काम कर रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।